अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन लॉज इन रेडियो एक्टिव डिकेज। छोटा सा टॉपिक है। आपने नेचुरल जितने भी कंजर्वेशन लॉज हैं वो सारे के सारे पढ़े हुए हैं। बुनियादी तौर पे 5 कंजर्वेशन लॉज होते हैं: मैस, एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। तो आज हम देखेंगे कि न्यूक्लियर डिके जब होता है तो क्या कंजर्वेशन लॉज वैलिड होते हैं। तो ये सारा हमारा आज का टॉपिक है। तो कंजर्वेशन लॉज इन रेडियो एक्टिव डिके हम आज देखने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए रेडिएशन एमिट करता है, और वो रेडिएशन क्या होती है? अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन, यानी अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन होती हैं। और ये स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती है कि अचानक उसमें से अल्फा या बीटा या गामा निकल आता है, यानी वो अपने आप को पेरेंट से डॉटर में शिफ्ट कर लेता है। तो ये जो डिके होता है इसे हम रेडियो एक्टिव डिके बोलेंगे, और आपके पास न्यूक्लियर डिके यानी आप हो सकता है। अच्छा, फिर क्या जनाब? जैसे मैंने कहा कि आपके पास जो रेडियो एक्टिव डिके है और न्यूक्लियर रिएक्शन है, इससे हमें समझ आती है कंजर्वेशन प्रिंसिपल की, यानी हम फार्मूलेशन जब बनाते हैं तो उसमें कंजर्वेशन लॉज को देखते हुए वो फार्मूलेशन कर रहे होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपके पास हम जानते हैं चार्ज ना पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। तो जो सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, अगर वो आपस में मिले तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। और इसी तरीके से न्यूट्रल पार्टिकल अगर टूटेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज पैदा होगा। यानी ओवरऑल आपके पास जैसे बीटा डिके के अंदर आप कह लो, या आप कह लो कि जब पेयर प्रोडक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन भी पैदा होता है, पॉजिट्रॉन भी पैदा होता है। तो जितने भी ये न्यूक्लियर के मामलात होते हैं, अगर कोई चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो पॉजिटिव भी खत्म होगा, नेगेटिव भी खत्म होगा। और अगर कोई चार्ज जनरेट होगा तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ताकि ओवरऑल आपके पास कायनात में चार्ज की मिकदार क्या रह सके? बराबर रह सके। ठीक होगी बात। फिर कंजर्वेशन ऑफ मैस नंबर। तो नेट जो आपके न्यूक्लियन की तादाद है, न्यूक्लियन में प्रोटॉन भी आ जाता है, न्यूट्रॉन भी आता है, तो टोटल तादाद आपकी कभी नहीं उसमें बदलती, नेट आपका सेम रहता है। ठीक है, आपका प्रोटॉन जा सकता है न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन जा सकता है प्रोटॉन में, मगर नेट उनकी मिकदार क्या रहेगी? नेट तादाद क्या रहेगी? सेम रहेगी। फिर कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड एनर्जी। आप जानते हैं कि न्यूक्लियर के अंदर E इक्वल टू mc स्क्वायर का किरदार आ जाता है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, या आप कह लो इक्विवेलेंट होगी, जो एनर्जी इक्विवेलेंट टू मैस है वो कंजर्व रहती है हर किस्म के डिके और रिएक्शन के अंदर। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब मैस एनर्जी में जा सकता है, एनर्जी मैस में जा सकती है, मगर मैस और एनर्जी का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं मोमेंटम की। तो आपके पास जब हम बात करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जब हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यूक्लियाई के अंदर, तो तब आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखना पड़ेगा, लागू लगाना पड़ेगा। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए तो हम देखते हैं जैसे आपके पास पार्टिकल्स वेक्टर फॉर्म होती है तो एक दूसरे के अपोजिट रखते हैं, जाते हैं जब पैदा होते हैं, ताकि ओवरऑल नेट आपका सेम रह सके। तो जनाब टोटल अमाउंट आपकी वही होगी जो रिएक्शन से पहले या रिएक्शन के बाद है, या आप जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एनर्जी तो जो मोमेंटम शुरू में था वही मोमेंटम बाद में होगा। टोटल मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपके पास यानी डिफरेंट न्यूक्लियाइड या पार्टिकल के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने पे उनके जो रिएक्शन में शुरू में और बाद में टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, आपको बेसिक चीज समझानी थी कि कंजर्वेशंस लागू होती हैं। तो आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।